मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जी हां दोस्तों, साल 2022-23 का बजट आ चुका है और किसान भाइयों के लिए क्या है खास इस बजट में, वो हम लेकर आए हैं आपके लिए, आपकी डिमांड पर साल 2022-23 में बजट फॉर किसान। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस 2022-23 के बजट में है। उसी से शुरुआत करते हैं कि रबी की 2021-22 की जितनी भी गेहूं की खरीद थी और खरीफ की 2021-22 की जितनी भी धान की खरीद थी, मतलब चावल की खरीद थी, उसमें 163 लाख किसानों से 1208 लाख मैट्रिक टन गेहूं एवं धान होगा और एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ रुपए सरकार भुगतान सीधे उनके खाते में करेगी। जी हां दोस्तों, आज के बजट की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि सरकार 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करेगी गेहूं और धान की जो भी सरकार ने पिछले साल खरीद करी है उसकी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या सरकार ने विशेष बातें बताई हैं इस बजट में। तो देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर चौड़े कॉरिडोर्स में आने वाले किसानों की जमीन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो बार बार सरकार कहती है नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसकी शुरुआत अब सरकार गंगा नदी के आसपास के जितने भी गांव, कस्बे, जिले, स्टेट आते हैं उनसे, उस कॉरिडोर से, गंगा नदी के कॉरिडोर से अब किसानों की ये नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत होने वाली है और इसी को ही अब व्यापक रूप से पूरे देश भर में इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा। वर्ष 2020-23 में 2023 को राष्ट्रीय कंदन वर्ष, मतलब राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष। मोटे अनाज का मतलब है कि जितनी भी बड़ी फसलें जैसे कि गेहूं, सोयाबीन, धान, जो कि व्यापक रूप से पूरे देश भर में होती है, साल 2023 को उस तरीके से उस मोटे अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जाएगा और साथ ही में इन उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग भी की जाएगी दोस्तों, इंटरनेशनल ब्रांडिंग भी की जाएगी ताकि इनका ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो चुके। और जो कि हमारे किसान की अधिकतर आदत होती है कि वो वही फसल बार बार उगाता है जो उसके आस पड़ोसी या जो इतने सालों से उगाता आ रहा है, तो अब सरकार उसको ध्यान में रखते हुए उनकी सबकी ब्रांडिंग करना स्टार्ट करेगी ताकि वो एक्सपोर्ट में उनका बढ़ावा उन फसलों को मिल सके, जो कि मोटे अनाज की हमेशा हमने देखा है कि बाजार में कीमत औसतन कम ही रहती है दूसरी फसलों के हिसाब से। तिलहन के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए तिलहनों के घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के उद्देश्य से एक तर्कसंगत और व्यापक योजना चलाई जाएगी। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि सरकार को अपने इंपोर्ट बिल्स कम करने हैं और इसी के आधार पे अभी जैसे दलहन पे सरकार एक्सपोर्ट ज्यादा करती है, इंपोर्ट कम करती है, आयात कम करती है, निर्यात ज्यादा करती है। उसी प्रकार से अब सरकार का यह उद्देश्य है कि 2.5 लाख करोड़ का जो तिलहन का हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उसको अब साल 2 साल में पूरी तरीके से हमें खत्म करना है। जो अभी हम पाम ऑयल इंडोनेशिया से मंगा रहे हैं या दूसरे अन्य देशों से सूरजमुखी का, सरसों का तेल मंगा रहे हैं, वो अब बंद करना है और तिलहन की मार्केटिंग इस तरीके से करनी है, किसानों को इस तरीके से जागरूकता लानी है कि अब ज्यादा से ज्यादा तिलहन की पैदावार हो सके और हमारे आयात के जो खर्चे हैं, आयात के जो बिल हैं, वो कम से कम आए। जी हां दोस्तों, उसके साथ ही किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड में एक योजना शुरू की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान और विस्तार संस्थानों के साथ साथ निजी एग्रीटेक प्लेयर्स और स्टेक होल्डर्स जो कि एग्री वैल्यू चेन के होंगे, शामिल होंगे। जी हां दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाएगी कि अब किसान जैसे कि जागरूक हो रहा है, जैसे हमारे अनाज का प्लेटफॉर्म है, उसने भी किसानों की जागरूकता लाने में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही कम समय में आप लोगों का बहुत अच्छा
सपोर्ट मिल रहा है, बहुत हमारा जबरदस्त उत्साहवर्धन कर रहे हैं आप लोग। तो इसीलिए हमारे चैनल्स को फिर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और हमारे वीडियोस को आप अपने दूसरे किसान भाइयों के साथ में भी शेयर जरूर करिए। तो सरकार जैसा कि डिजिटल इंडिया और दूसरे जो स्टार्टअप्स जो भी कृषि से संबंधित नवाचार लाने वाले हैं, उन सब में अब उनको हाईटेक करने की तैयारी हो चुकी है। यूट्यूब के माध्यम से या अन्य स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी तरह के डिजिटल वे के माध्यम से सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानी को अब डिजिटलाइजेशन की दौर में लाने वाली है। मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा कि सरकार इस डिजिटल जो सरकार का करने का मानस है वो किस तरीके से और वो किस तरीके से इंप्लीमेंट करेगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कृषि फसलों का आकलन करने, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन करने, कीटनाशकों का छिड़काव करने और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, जो अभी मैंने डिजिटलाइजेशन की बात करी वो आप देखिए कि कृषि फसलों का आकलन करने के कौन से राज्य में इस साल कितने हेक्टेयर में कौन सी फसल है, पूरे ऑल ओवर भारत में कितनी फसल है, पर्टिकुलर जैसे सोयाबीन पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितनी है, धान पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितना है, इन सब का एक डिजिटलाइजेशन के तौर पर एक डिजिटल डाटा बनेगा। उससे क्या होगा दोस्तों कि जिस भी फसल की उत्पादकता ज्यादा आएगी उस साल, तो उस साल सरकार पहले से ही प्री प्लानिंग कर लेगी कि इस साल सोयाबीन की या धान की या गेहूं की फसल ज्यादा पैदा होने वाली है, तो हमें हमारा जो निर्यात करना है वो इस हिसाब से करना है। और ऐसा ही अगर आपके, हमने बहुत सी बार देखा है कि कभी ओले पड़ गए, कभी बिना मौसम बारिश आ गई या फिर कभी और कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई और उससे हमारी फसल को नुकसान होता है व्यापक तौर पर, पूरे भारत के तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो ऐसे ही सरकार को ये पता रहेगा कि इस साल हमारी पर्टिकुलर इस फसल की उत्पादकता कम होने वाली है, तो हमें इस चीज का आयात पहले से ही कर लेना है, मार्केट रेट से सस्ता कर लेना है। और ऐसा ही निर्यात के केस में रहेगा। उसी के साथ साथ भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन करने, जैसे भू दस्तावेज अभी आपकी जो गिरदावरी निकलवाते हैं, नकल निकलवाते हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, उसको और ज्यादा चीजों को ऑनलाइन करने की तैयारी और ज्यादा सरकार व्यापक रूप से करेगी। कीटनाशकों का छिड़काव करने, अब दोस्तों ये पॉइंट बहुत समझने वाली बात है कि कीटनाशकों को भी अब सरकार डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कराने की कोशिश करेगी कि कौन कौन सी फसल में कौन कौन से कीटनाशक की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता से ज्यादा तो नहीं डाल रहा, कोई आवश्यकता से कम तो नहीं डाल रहा। ये सब चीजें सरकार अब डिजिटल माध्यम से चेक करेगी और उसके पास रियल टाइम डाटा रहेगा कि हमारी खेती फायदेमंद क्यों नहीं हो पा रही है या हम इसको फायदेमंद कैसे और करें। पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन्स के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इन सब चीजों के लिए दोस्तों किसान ड्रोन्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे होगा ये कि सरकार के पास रियल टाइम डाटा रहेगा हर चीज का। सरकार को पता रहेगा कि हम अभी किस स्टेज पे हैं और अब हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है या कुछ भी करना है उस डाटा के हिसाब से। राज्यों को इसलिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे अपनी कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में संशोधन कर सकें, जिससे कि प्राकृतिक, जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, इसको सामान्य भाषा में, आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि अब स्कूलों में इस तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा कि बच्चा जब पढ़ाई कर रहा हो तभी वो साथ साथ में या तभी वो बड़ा होने के बाद में वो इस चीज को जान सके कि मुझे कैसे जीरो बजट खेती करनी है, मुझे कैसे पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का उपयोग कम करना है, मुझे कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, या फिर मैं मेरे खेत को, मेरी कृषि को कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बना सकता हूं। इन सब चीज की पढ़ाई अब स्कूल में पढ़ाई जाएगी, ऐसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे स्कूल में। यह भी एक आज के बजट की बहुत खास बात है जो बिल्कुल अलग है। मिश्रित पूंजी युक्त एक कोष जो कि सह निवेश मॉडल के अंतर्गत तैयार किया गया होगा के लिए नाबार्ड से सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण उद्यमों के लिए स्टार्टअप्स जो कि कृषि उत्पादक मूल्य श्रृंखला के लिए संगत होंगे
को विपोषित करना, इन स्टार्टअप्स के क्रियाकलापों में अन्य बातों के अलावा एफपीओ को सहायता, कृषि स्तर पर किराया आधार पर किसानों को विकेंद्रीकरण, मशीनरी उपलब्ध कराना और प्रौद्योगिकी जिनमें आईटी आधारित समर्थन शामिल है जैसे कार्य आएंगे। अब दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है अनाज जैसे प्लेटफॉर्म के लिए, अनाज जैसे यंग एंटरप्रेन्योर के लिए, कि सरकार को भी अब लग रहा है कि ये जो सदी है, ये जो आने वाले 10 साल हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स के ही हैं, और खास तौर पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंटरप्रेन्योर्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनके लिए। जी हाँ दोस्तों, इसको मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि जो भी हम करना चाह रहे हैं अनाज के माध्यम से, लाइव जो हम सेल कर रहे हैं या फिर आपको जो होम डिलीवरी दे रहे हैं या किसी भी तरह का आपका आदान प्रदान कर रहे हैं चीजों का एग्रीकल्चर से संबंधित, उन सबको सरकार बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को, हमारी ऐप को और सरकार से जितने भी संबंधित इस स्टार्टअप्स के जरिए जो भी हम फायदा ले पाएंगे वो इस बजट में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो सारा फायदा अब स्टार्टअप्स को मिलेगा और स्टार्टअप्स को सारी तरह की सहायता मिलेगी कि वो किस तरीके से किसानों की जो समस्या है उसको हल कर पाए, जो कि अनाज भी करने की कोशिश कर रहा है आज सबकी सहायता से। और दोस्तों, केन बेतवा परियोजना और अन्य रिवर लिंकिंग परियोजना, अब जो हमारी नहरों की या फिर जो केन बेतवा परियोजना और दूसरी जो नदी से नदी जोड़ने वाली बात है, जो सरकार सन 2014-15 से ही कह रही है, जब इलेक्शन चल रहे थे तब से, और धीरे धीरे इस पे काम भी चल रहा है। अब सरकार ने एक खाका पेश करने की कोशिश करी है कि वो किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेगी, इसको लागू करेगी। दोस्तों, 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से केन बेतवा लिंक परियोजना को लागू किया जाएगा, ये सरकार ने बजट भी बता दिया है। इस योजना का उद्देश्य 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना है, 9.8 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि में, और 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना, 103 मेगावाट हाइड्रो और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। इस परियोजना के लिए संशोधित अनुमान 2021-22 में 4300 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो योजना है केन बेतवा परियोजना, इसमें सरकार ने बजट भी बता दिया है कि टोटल इतने रुपए खर्च होंगे, 44,605 करोड़ रुपए, और इसका जो अब पिछला साल गया है उसमें सरकार ने इतना बजट आवंटन भी कर दिया है, मतलब इसके काम चालू है, धरातल पर ये काम हो रहा है। अब आती है नदी से नदी जोड़ने वाली बात, तो उसमें आप देखिए 5 नदियों को जोड़ने का खाका पेश किया गया है। अब मैं उन नदियों के नाम बताता हूं। दमन, गंगा, पिंजाल, ये जो 2 नदी है इनको जोड़ना है। पार, तापी, नर्मदा, ये जो 3 नदियां हैं इनको जोड़ना है। गोदावरी, कृष्णा, और फिर कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, इन नदियों को आपस में जोड़ना है, और इसके लिए ड्राफ्ट और एक डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब राज्य सरकारों की इच्छा अगर इसमें होती है, क्योंकि ये नदियों वाला जो मामला है ये राज्य सरकारों के अधीन आता है, अगर वो चाहें तो सरकार ने इसके लिए भी पूरा खाका पेश कर दिया है कि किस तरीके से हमें इसको जोड़ना है, और अगर राज्य सरकार इसको अनुमति देगी तो दोस्तों ये काम भी आपको धरातल पर उतरता हुआ दिखेगा। और अगर दोस्तों ये चीज होती है तो वाकई में आप मानिए कि बहुत ज्यादा हमें हमारे अनाज में भी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, हमारी फसलों में भी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। जो ग्राउंड वाटर लेवल हमारी जमीनों का कम होता जा रहा है, जो सिंचाई का जल, सिंचाई का जो पेयजल है वो कम होता जा रहा है, पीने के पानी का संकट खत्म होगा अगर ये चीजें धरातल पर लागू होगी। और ऐसा इस बार लग रहा है कि सरकार पूरा मन बना चुकी है कि इस बार सरकार को ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। खाद्य प्रसंस्करण, फलों और सब्जियों की उपयुक्त किस्म को अपनाने के लिए और उत्पादन और फसल कटाई की यथोचित तकनीक का प्रयोग करने के लिए किसान की सहायता करने हेतु हमारी सरकार राज्य सरकारों की भागीदारी के एक व्यापक पैकेज प्रदान करेगी। जो फसल और सब्जियों से रिलेटेड ये मैटर है,
कि जितनी भी तरह की किस्म होती है उसकी हर फसल की अलग से ब्रांडिंग करने की कोशिश करेगी। जैसे कहीं के टमाटर फेमस है तो वहां के टमाटर की ब्रांडिंग करेगी, जम्मू कश्मीर के सेब फेमस है तो वहां के सेब की ब्रांडिंग करने की कोशिश करेगी। ऐसे अलग अलग पर्टिकुलर फसल पे राज्य सरकार के साथ में मिलके अलग अलग तरीके से ब्रांडिंग करने की या उसको तकनीकी रूप से प्रयोग में लाने की सरकार कोशिश करेगी। एमएसएमई, उद्यम, ई श्रम, एनसीएम और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा, इनके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब ये ऐसे पोर्टल के रूप में काम करेंगे जिनमें लाइव ऑर्गेनिक डाटाबेस होंगे और ये G2C, B2C के कामों में आएंगे। मतलब एमएसएमई सेक्टर को भी, जो सरकार का एक मंत्रालय है, उसको भी अब सरकार एग्रीकल्चर के अंदर उसके द्वारा नवाचार करने की कोशिश कर रही है, जो भी एक बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस बजट की सबसे अच्छी खासियत यही है कि ये बजट जो इस बार एग्रीकल्चर का आया है, ये इसको ध्यान में रखते हुए आया है कि अब किसान पहले वाला हल चलाने वाला या कट्टे उचाने वाला या गेती बावड़ा चलाने वाला अब नहीं रहा है। अब किसान मोबाइल चलाने लगा है, अब किसान ड्रोन्स की बातें करने लगा है, अब किसान बहुत ज्यादा हाईटेक, बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो गया है। तो सरकार भी उसी तरीके से अब किसानों को या किसानी के बजट को उसी दिशा में ले जाना चाहती है ताकि किसानों की समझ के अनुरूप बजट बन सके। दोस्तों, अपने किसानों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए हमने, सरकार ये कह रही है कि वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.50 लाख करोड़ तक, 16.5 लाख करोड़ तक कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 16.16 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। हमारा ध्यान पशुपालन, डेयरी और मत्स्य मतलब मछली पालन के क्षेत्र में और अधिक ऋण सुलभ कराने पर है। सरकार ये कह रही है दोस्तों कि 16.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण सरकार अब उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेगी। पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए उप लक्ष्य के साथ साथ क्षेत्रवार, एजेंसीवार, उद्देश्यवार लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया है और सभी हितधारकों को 16 फरवरी 2021 को सूचित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इन सरकार अब जो भी काम, ये जो ऋण एजेंसियां अप्लाई कराना चाहती है या ये जो ऋण देना चाहती है किसानों को, ये बैंक के माध्यम से या निजी एजेंसी के माध्यम से देना चाहती है, जिसका सरकार ने 16 फरवरी 2021 को सूचित कर दिया था। इसके साथ साथ अब दोस्तों हम आपको स्लाइड वार बताएंगे कि बजट घोषणाएं क्या हुई है और उसकी क्या अभी कार्यान्वयन की स्थिति चल रही है। जैसे हम पहली बात पकड़ते हैं कि हम ग्रामीण, सरकार ये कह रही है कि हम ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि आरबीआई ने भी ये डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं आपको आगे बताता हूं। आरबीआई से आरआईडीएफ के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्राथमिकता वाले क्षेत्र की कमी में 40,000 करोड़ आवंटन करने का अनुरोध किया गया था, जिसके अनुसार आरबीआई ने आरआईडीएफ के लिए आवंटन को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया है। ये 10,000 करोड़ कहीं ना कहीं किसानों को बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे और इससे 10,000 करोड़ से जो किसानों की बहुत अरसे से ये मांग थी कि आप इन बजट्स को बढ़ाइए, उसको भी सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है और आरबीआई ने बजट भी दे दिया है आरआईडीएफ को। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी बात, नाबार्ड के अंतर्गत 5,000 करोड़ से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया है। मेरा प्रस्ताव इसमें 5,000 करोड़ और डालकर इसको दुगना करने का है। जो नाबार्ड का 5,000 करोड़ का फंड था, माइक्रो इरिगेशन फंड, उसमें सरकार ने 5,000 करोड़ और जोड़ दिए हैं, तो अब टोटल वे 10,000 करोड़ का फंड हो जाएगा। और इसके बारे में, इसकी कार्यान्वयन की स्थिति है दोस्तों, ईएफसी की बैठक में दिनांक 6/8/2021 ने एमआईएफ को जारी रखने और बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है। मतलब जो 5,000 करोड़ पहले के हैं वो भी रहेंगे और 5,000 करोड़ नए भी जुड़ जाएंगे और सीसीई का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। कृषि और संबंध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जो कि इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, के दायरे को बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा।
जो दोस्तों ये ग्रीन स्कीम ऑपरेशन सरकार का पिछले बजट से ही चल रहा है, उसमें अब 22 फसलों को और जोड़ा जाएगा, जैसे कि जो भी वो फसलें होंगी जो जल्दी खराब हो जाती है। तो जैसे सरकार ने पहले टमाटर, प्याज और आलू पर जो स्कीम्स लागू थी, वो उसमें अब 22 और फसलें लागू, 22 और सब्जियां या 22 और तरह के अनाज अब इसमें लागू हो जाएंगे। ये 22 तरह के अनाज मैं आपको अगली बार बताऊंगा, क्योंकि अभी तक सरकार ने बताए नहीं है। टमाटर, प्याज और आलू फसलों के अलावा 19 नशवान वस्तुओं की पहचान की गई है, मतलब इनके अलावा 19 और वस्तुएं जुड़ेगी। इन टमाटर, प्याज और आलू को मिलाकर 22 वस्तुएं होगी। नशवान मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, जो जल्दी नष्ट हो जाती है, उन फसलों को नशवान बोलते हैं। बागवानी प्रभाग कृषि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्पादन आंकड़ों के आधार पर अतिरिक्त 19 नशवान वस्तुओं के लिए प्रमुख उत्पादक राज्यों में उत्पादक समूह का चयन किया गया, उसे संबंधित राज्यों द्वारा मान्य किया गया है। ये बागवानी प्रभाग जो सरकार का होता है कृषि मंत्रालय द्वारा, वो 19 नशवान वस्तुओं के नाम दे दिए गए हैं, फसलों के नाम दे दिए गए हैं। सभी फलों और 21/5/2021 को दिए गए झींगा के लिए संभावित मूल्य श्रृंखलाओं के विकास के लिए बुनियादी ढांचे और प्रसंस्करण सुविधाओं में अंतराल की पहचान करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन पूरा कर लिया गया है। अवसंरचना अंतर मूल्यांकन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर योजना, दिशा निर्देश और EOIE तैयार किया जा रहा है। 8/3/2021 को व्यय वित्त समिति द्वारा 15वें वित्त आयोग चक्र के 2056 के लिए प्रधानमंत्री किसान प्रतिपदा योजना के एक भाग के रूप में योजना। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो 22 नशवान वस्तुएं इसमें ऐड होनी है, इसका भी पूरा खाका तैयार हो चुका है। राज्य सरकारों से, कृषि मंत्रालयों से और जो कृषि के अलग अलग विभाग हैं, उन सबसे पूरा डाटाबेस होकर अब आलू, प्याज और टमाटर के अलावा 19 वस्तुएं और ज्यादा ऐड होने वाली है इसमें। और दोस्तों अगर हम अगली बजट घोषणा के बारे में आपको बताएं तो ENAAM के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। ENAAM से कृषि बाजार में जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा देखने में आई है, उसको ध्यान में रखते हुए 1000 और मंडियों को ENAAM के अंतर्गत लाया जाएगा। अब दोस्तों ये ENAAM क्या है, जो मैं बता देता हूं इसको आसान भाषा में, कि जो किसान की ई मंडी, जो मोबाइल मंडी का जो सपना किसान सरकार ने 2 साल पहले किसानों को दिखाया था, वो अब अपने बिल्कुल बहुत ज्यादा हम यूं कहें कि चरण स्पर्श में या फिर अब लागू हो चुका है और किसान उसका बहुत ज्यादा लाभ ले रहे हैं। तो सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए उसका भी बजट बढ़ाया है और 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया था पहले और 1.14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मूल्य पहले हासिल हुआ था, जिसको भी अब आगे और उसमें 1000 मंडियों को जोड़ने का विकल्प दिया है। लक्ष्य के अनुसार पहले से ही 1000 मंडियों को एकीकृत कर रखा है और अब 1000 नई और जुड़ेगी, जिसका कि कैबिनेट नोट प्रस्तावित हो चुका है भारत सरकार द्वारा। APMC कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं को वृद्धि कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी APMC मंडीज हैं उनको भी बजट उनका भी बढ़ाया गया है ताकि वो अपने आधारभूत ढांचे को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर सके, ताकि किसानों को बहुत ज्यादा सहूलियत मिले जब भी वो मंडी में माल को बेचने जाते हैं, या वो किसी भी तरह की फैसिलिटी, चाहे वो गोदाम की हो, माल बेचने की हो, माल तुलाने की हो या रात को रुकने की हो, उसकी तमाम तरह की जो भी सुविधाएं हैं वो अब सरकार और ज्यादा उसको बढ़ाने के लिए बजट APMC मंडीज का भी बढ़ाया है। हम आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर के विकास में पर्याप्त निवेश के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। अब दोस्तों इन्होंने बंदरगाह जो होते हैं हमारे, जो जहां पर मत्स्य पालन का, मत्स्य मतलब मछली से संबंधित कारोबार होता है, और उन 5 बंदरगाहों का इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे शुरू में 5 मत्स्य बंदरगाहों, कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, ये तीनों अपने साउथ के, दक्षिण के राज्य हैं, उनके बंदरगाह हैं, और पारदीप और पटुआ घाट जो कि हमारा कोलकाता में आता है,
उन सबका आर्थिक क्रियाकलापों के हब्स के रूप में विकास किया जाएगा। हम नदियों और जल मार्गों के किनारे स्थित अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास करेंगे कि जितने भी ये बंदरगाह हैं इसके पास हम फिश लैंडिंग सेंटर का विकास करेंगे और मत्स्य बंदरगाहों को बनाएंगे ताकि वहां पर मछली से संबंधित, चाहे मछलियों का एक्सपोर्ट हो, इंपोर्ट हो या मत्स्य पालन से संबंधित, इस तरीके से बंदरगाह बनाए जाएंगे ताकि मछलियों का, मत्स्य पालन का जो कारोबार होता है उसमें और ज़्यादा उसको गति मिल सके और उससे संबंधित जो भी किसान हैं या जो भी खुदरा व्यापारी हैं, जो भी उस मत्स्य पालन का व्यापार करते हैं, उनको सहूलियत मिले और उनके लिए एक मंडी बने, उनके लिए एक मार्ग बने कि वो अपनी मछलियों को किस तरीके से बेच सकें और किस तरीके से खरीद सकें। अब इसके कार्यान्वयन की स्थिति बताते हैं कि किस दिशा में ये काम चल रहा है। कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम और पारादीप के 4 मत्स्य बंदरगाह पवन, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वाधान में है। ये भारत सरकार के तत्वाधान में है। और पश्चिम बंगाल का जो पटवा घाट में मछली पकड़ने वाले बंदरगाह राज्य सरकार का बंदरगाह है, ये सरकार बता रही है। तो जो भारत सरकार के अंतर्गत है उनमें तो काम शुरू हो चुका है और जो राज्य सरकार के अंतर्गत है उसमें राज्य सरकार जैसा चाहेगी, जैसा अपना क्रियान्वयन करवाएगी, उस तरीके से भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा प्रदान कर देगी। मछली पकड़ने के बंदरगाह पर 100 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है कि 100 करोड़ रुपए हम मछली पकड़ने या मत्स्य पालन के बजट में जारी किए गए हैं और इसको आवश्यकता अनुसार और बढ़ाया भी जा सकता है। अब दोस्तों और घोषणा की अगर हम बात करें तो मैं आपको मत्स्य संपदा में एक जानकारी और देना चाहूंगा कि 29 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मत्स्य संपदा योजना शुरू की थी कि केंद्रीय शीर्ष समिति की 6वीं बैठक में पारादीप, ओडिशा में 99.75 करोड़ की कुल परियोजना लागत और 123.02 करोड़ की कुल परियोजना लागत पर महाराष्ट्र में मालेट बंदर मझगांव मत्स्य बंदरगाह के उन्नयन और आधुनिकीकरण के 2 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र का जो मालेट बंदर मझगांव मत्स्य बंदरगाह है उसको भी इसमें शामिल किया गया है और उसके लिए बजट भी दे दिया गया है 123 करोड़ रुपए का। अब दोस्तों एक और बजट में घोषणा की गई है कृषि से संबंधित, वो ये है सीवीड फार्मिंग। अब सीवीड फार्मिंग का मैं पहले आपको कुछ अंश बताना चाहूंगा कि सीवीड एक्सट्रैक्ट, जैसे अभी हमारे जितने भी जाइम आते हैं, जैसे बायोजाइम हो गया या बायोवीटा हो गया, उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट होता है। तो इस कारोबार को भी, इस खेती को भी सरकार अब बढ़ाना चाहती है। वो किस तरीके से बढ़ाना चाहती है, क्योंकि सरकार ये देख रही है कि अगर इसको भी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो इसमें किसान भाई बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ये खेती कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने सीवीड फार्मिंग के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसमें तटीय समुदाय के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता है। जैसा कि मैंने बताया, इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा और अतिरिक्त आय पैदा की जा सकेगी। सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। सरकार ने तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की भी इस बजट में घोषणा कर दी है, जो कि एक ऐतिहासिक परिणाम के स्वरूप में बदलेगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है सीवीड एक्सट्रैक्ट की पोटेंशियल बहुत बड़ी है और इसका जितनी ज्यादा रिसर्च होगी, जितनी ज्यादा खेती की आधुनिकता बढ़ेगी, उतना ज्यादा हमारे किसान भाइयों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब दोस्तों इसका कार्यान्वयन की स्थिति क्या है, जो भी मैं आपको बता देता हूं कि 100 करोड़ केंद्र प्लस राज्य की लागत से पीएमएसआई के तहत सीवीड पार्क बनाया जाएगा। ये जो चेन्नई का पार्क है ये 100 करोड़ रुपए में बनेगा और इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। हब एवं स्पोक मॉडल उद्योग पांत समाधान वाले क्लस्टर क्षेत्रों को एकीकृत करते किया जाएगा। फसल कटाई से पहले और बाद में बुनियादी अवसंरचना, व्यापार और वाणिज्यिक लॉजिस्टिक, विपणन, निर्यात, संवर्धन, नवाचार, प्रौद्योगिकी, इंक्यूबेशन, ज्ञान प्रसार, मनोरंजन आदि के लिए सुविधाएं
तमिलनाडु सरकार ने 279 करोड़ की लागत से एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें लगभग 100 करोड़ तक युक्ति संगत बनाया जाएगा। विस्तृत विचार विमर्श के बाद तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे इस प्रस्ताव को स्पष्ट परियोजना और राजस्व सृजन मॉडल के साथ संशोधित करें और इस विभाग को प्रस्तावित करें। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु सरकार, जो कि राज्य सरकार तमिलनाडु की है, वो भी इस प्रोजेक्ट को बहुत गहनता से ले रही है। और केंद्र और तमिलनाडु सरकार, अगर सब कुछ स्थिति सामान्य रही, तो ये 100 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, ये जो मल्टीपर्पज सीवीड पार्क है, ये आपको बहुत ही कम समय में देखता हुआ मिलेगा तमिलनाडु राज्य में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस बजट की पूरी आपको समराइज्ड वे में एक एक करके एक बार और बातें बताते हैं कि ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इस पूरे बजट में किसानों के लिए सबसे जो बड़ी और एक नंबर की खुशखबरी है वो ये है कि सरकार ने 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा 2.37 लाख करोड़ की सब्सिडाइज्ड तरीके से गेहूं और धान की एमएसपी पे खरीदी करेगी। सबसे बड़ी बात, गंगा नदी से सटे जितने भी कृषक भूमि है उनको प्रारंभ होने वाले रासायनिक मुक्त प्रकृति कृषि को प्रोत्साहन, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या जो केमिकल फ्री फार्मिंग है, जो पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग है, उसको गंगा नदी से जुड़े संबंधित राज्यों या संबंधित जिलों को वहां से वो प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी और धीरे धीरे वो संपूर्ण पूरे भारत में फैल जाएगी। सरकार का उद्देश्य है वो जीरो बजट फार्मिंग करवाएं, वो केमिकल फ्री फार्मिंग कराएं, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कराएं, वो इस तरीके से कृषि में नवाचार लाएं कि किसानों को जो सबसे ज्यादा हरित क्रांति के बाद में ये पेस्टिसाइड्स, डीएपी, यूरिया, इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसको सरकार कम से कम करें ताकि सरकार का भी सब्सिडी पे बोझ बहुत ज्यादा कम हो। जो सरकार अभी सब्सिडी डीएपी, यूरिया में दे रही है, वो सब्सिडी सरकार डायरेक्ट किसानों को दे सके और इसी दिशा में ये कदम उठा रही है। कदन उत्पादों का मतलब यह है मोटा अनाज, जो कि मैंने बताया था, इसको 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि हमारे पूरे संपूर्ण भारत में 80% किसान, हर राज्य का किसान मोटा अनाज ही उगाता है। मोटा अनाज का अर्थ साधारणतः यह है दोस्तों कि जैसे राजस्थान में सोयाबीन और गेहूं ज्यादा होता है तो वहां का मोटा अनाज वो हो गया। अब सरकार ये चाहती है कि आप उसके प्रोडक्शन को कम करें और उसकी जगह अन्य फसलें करें, लेकिन अब सरकार मोटे अनाज, जो जहां का अनाज ज्यादा होता है, वहां के अनाज को अब इस तरीके से प्रोत्साहन देगी कि उसके आगे की जो स्कीम्स है, उसके आगे का किस दिशा में उसको इंपोर्ट करना है, किस दिशा में उसको एक्सपोर्ट करना है, किस दिशा में उसका निर्यात करना है, उसकी प्लानिंग पहले ही कर लेगी क्योंकि सरकार के पास वो सारा डिजिटल डाटा होगा। उसके साथ साथ पीपीपी मोड में किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता, पीपीपी मोड में मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में किसानों को अब डिजिटल और हाईटेक सेवाओं की उपलब्धता कराएंगी। जैसे आपका ड्रोन हो गया, आपका फाइनेंस हो गया, आपको लोन हो गया, इस सब मोड में अब पीपीपी मोड प्राइवेट प्लेयर्स भी आएंगे और किसानों की सहायता के लिए किसान डोन्स का प्रयोग होगा। कृषि स्टार्टअप्स, ये वापस से मैं आपको बता दूं कि अनाज के लिए, अनाज जैसे स्टार्टअप्स के लिए ये सरकार ने योजना चलाई है। इसको वित्त पोषित करने के लिए, मतलब इसमें पैसा देने के लिए या इसको ग्रांट देने के लिए या इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत ऐतिहासिक कदम उठाएगी, जिससे जो हमारे नए किसान हैं, जो मोबाइल के युग में पैदा हुए हैं या फिर जो मोबाइल के युग में अपनी खेती कर रहे हैं, जो हाईटेक किसान हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। और जो हमारा मध्यम किसान है, जो इतनी चीजें नहीं समझता है, उसको भी समझाने में अनाज जैसे स्टार्टअप्स और उसकी मदद कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों काम करने से ही होता है। और अनाज ये वादा करता है कि ये अनाज पूरे संपूर्ण भारत में बहुत ही जल्दी छाने वाला है। आप बस रुक जाइए और आप हमारा इसी तरीके से साथ देते रहिए दोस्तों। इस YouTube चैनल को हमें बहुत जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है और हमारी जो अनाज की ऐप है उसके जरिए हमें 1 लाख करोड़ का व्यापार
करना है। जी हाँ दोस्तों, ये वादा है आपसे, बस आप इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। इसके साथ साथ सरकार ने ये भी बताने की कोशिश करी है कि जो ये पैंडेमिक आया, ये कोरोना वैश्विक महामारी आई, इसमें सरकार ने कितना ज्यादा गेहूं और चावल बांटा है, ये भी सरकार ने बताया है कि सन 2018-19 में सरकार ने 450 लाख टन चावल बांटा था, जो सरकार और लगभग 400 लाख टन गेहूं बांटा था, जो बढ़कर 2019-20 में लगभग 550 लाख टन चावल हो गया और लगभग 400 लाख टन ही गेहूं हो गया। और जो पैंडेमिक का जो मेन टाइम था, ये जो पैंडेमिक के बाद का 2020-21 में सरकार ने 650 लाख टन चावल बांटा और 400 लाख टन गेहूं बांटा। 2021-22 में दिसंबर 2021 तक सरकार का डाटा है, उसमें सरकार ने 350 लाख टन चावल बांटा है और लगभग 500 लाख टन गेहूं बांटा है। जो सरकार की स्कीम थी कि हर परिवार में 10 किलो गेहूं जाए, या उन सब स्कीम्स को सरकार ने बताने की कोशिश करी है कि हमने इस तरीके से किसानों की या आम आदमी की या बीपीएल वाले आदमी की मदद करी है। उसके साथ साथ ही सरकार ने यह भी बताया कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, मतलब ऐतिहासिक उत्पादन हुआ है, ये सरकार ने साल दर साल बताया है कि 2014-15 में 260 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था, जो कि 2015-16 में और ज्यादा बढ़ा 265 लाख टन हुआ। 2016-17 आते आते 280 लाख टन हुआ। 2017-18 में 285 लाख टन हुआ। 2018-19 में 290 लाख टन हुआ। 2019-30 में 300 लाख टन हुआ और 2020-21 में फोर्थ क्वार्टर तक, मतलब दिसंबर तक, ये 300 मिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर गया है। जी हाँ दोस्तों, इतना हमारा हर साल उत्पादन बढ़ता जा रहा है, हमारे किसानों के नवाचार से ही हो रहा है, और ये जो नए नए स्टार्टअप्स और जो नई नई तकनीक आ रही है, उसी के भरोसे हमारे उत्पादन क्षमता बढ़ रही है। क्योंकि दोस्तों जमीन वही है, लेकिन फिर भी हमारे किसान अपनी कड़ी मेहनत से उत्पादन बढ़ा रहे हैं और रिकॉर्ड उत्पादन कर रहे हैं। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का भी सरकार मैं वापस से जिक्र करूंगा कि जिससे 9.1 लाख हेक्टेयर, मतलब इतनी बड़ी जमीन को सरकार इस लिंक केन बेतवा परियोजना के माध्यम से सिंचाई उपलब्ध कराएगी। मतलब इसमें 12 महीने, साल की 3 फसल 4 फसल आप जो भी लेना चाहें, 12 महीने पानी उपलब्ध रहेगा सिंचाई का। 62 लाख लोगों को भी 12 महीने पेयजल की सुविधा उपलब्ध होगी और इसमें हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी मिलेंगे, जिससे भी बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लाभ मिल सकेगा। ऐसी ही 5 और परियोजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। जी हाँ दोस्तों, एक केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है, इसी तरह की 5 और परियोजनाएं सरकार के पॉकेट में हैं। सरकार उसका भी टाइम आने पर घोषणा करेगी। और ये सरकार की रेजिलेंट ग्रोथ एग्री सेक्टर पर दिखाई गई है कि 2016-17 में 6.8% थी, 2017-18 में 6.6% थी, 2018-19 में जब डाटा बदला 2.6% हुई, 2019-20 में 4.3% हुई, 2020-21 में 3.6% हुई और 2021-22 में 3.9% की दर से हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ साल दर साल बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 2022-23 का जो ये बजट है, इसको हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है। हमने, मैं जानता हूं, पूरी चीजें कवर नहीं करी होगी और मुझे ये भी होगा आपको कि शायद मैं अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन समझा नहीं पाया हूंगा। पर फिर भी दोस्तों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर आपको इसका एक अंश भी अच्छा लगा हो या आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। दोस्तों नमस्कार।